अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में अब 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान समझौते के मुताबिक बिला मुकाबला होंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये सेनेट इलेक्शन लड़ेगी? इस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में 2 धड़े आमने सामने आ चुके हैं। अहम बात यह है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी ने बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जानिब से फाइनल किए गए सेनेट उम्मीदवारों मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, रूबीना नाज और जिमनी इलेक्शन में सानिया निश्तर की छोड़ी गई सीट पर विशाल यूसुफजई के नामों की तौसीक की है। पॉलिटिकल कमेटी ने बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के दिए गए मैंडेट के मुताबिक कसरत राय से यह फैसला भी किया है कि सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला होगा और बाकी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। लेकिन सियासी कमेटी के इस फैसले के बरक्स पार्टी के नाराज उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का फैसला किया है। आज पेशावर में नाराज उम्मीदवारों ने एक मीटिंग में फैसला किया कि वो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस इजलास में टिकट के उम्मीदवारों इरफान सलीम, खुरम जीशान, इरशाद हुसैन, वक्कास औरकजई और आयशा बानो ने शिरकत की और इजलास के बाद अपने वीडियो पैगाम में इरफान सलीम ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ से लाए गए उम्मीदवारों के सामने डट कर खड़े रहेंगे और किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, जो स्टैब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। वो पार्टियां जो इस तमाम तर सूरत हाल की और पिछले 4 सालों से इस रिजीम चेंज के ऑपरेशन के बाद उन्होंने जो किरदार अदा किया है, किसी सूरत भी हम तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। आपको इमरान खान के नजरिए के ऊपर किसी सूरत भी सौदा करने हम नहीं देंगे। इरफान सलीम के अलावा इजलास में शरीक एक और नाराज उम्मीदवार खुरम जीशान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए कहा है कि फॉर्म 47 की नाजायज पार्टियों से बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात तक नहीं करना चाहते, जबकि इन पार्टियों से सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गठजोड़ कर रही है, जो कारकुनों को मंजूर नहीं है। अहम बात यह कि मिर्जा आफरीदी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत से 2021 में डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने थे, मगर 9 मई के बाद उन्होंने 9 मई वाक़े की मजम्मत की और सियासी तौर पर गैर मुतहर्रिक हो गए थे। उनका नाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में तनाज़े की वजह बना हुआ है। एक धड़ा मिर्जा आफरीदी को सेनेट का टिकट देने के हक में है, तो एक धड़ा उनकी नामजदगी के खिलाफ है। इसलिए सवाल यह है कि मिर्जा आफरीदी की सेनेट नामजदगी के लिए नाम दिया किसने और क्या इमरान खान ने इन नामों को फाइनलाइज किया था और क्या मिर्जा आफरीदी का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था? इस हवाले से हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई है, जिन्होंने इस बारे में कुछ दावे किए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने 15 जुलाई को बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के नाम एक ख़त लिखा था, जिसमें सेनेट के टिकट के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ केपी ने पार्टी क़यादत को जो लिस्ट भेजी थी, उसमें इरफान सलीम और खुरम जीशान का नाम तो मौजूद था, मगर मिर्जा आफरीदी का नाम शामिल नहीं था। लेकिन पार्टी ज़राए के मुताबिक ये फहरिस्त इमरान खान को पहुँचाई नहीं गई, क्योंकि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं मिल सकी। जबकि मंगल को बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद मिर्जा आफरीदी का नाम सेनेट के उम्मीदवारों की फहरिस्त में सामने आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा के मुताबिक उन समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत समझती है कि इस वक्त इरफान सलीम को टिकट ना देना पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है और पार्टी क़यादत को यह बताया गया था कि एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के लिए इरफान सलीम को टिकट देना ज़रूरी है, क्योंकि इरफान सलीम को पार्टी वर्कर्स की हिमायत हासिल है और वो एहतजाज के लिए लोगों को बाहर निकालने की अहलियत रखते हैं। पार्टी रहनुमा ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह भी बताया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मिर्ज़ा आफरीदी को हर सूरत सेनेट का टिकट दिलवाना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि ये इलेक्शन बिला मुकाबला हो, क्योंकि अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि अगर सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 23 अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2 नशिस्तें खो देगी और वो 2 सीटें ऑपोजिशन की मदद से आज़ाद अरकान जीतने में कामयाब हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मिर्जा आफरीदी या पार्टी के देरीना कारकुनों को टिकट देने पर रहनुमा 2 धड़ों में तकसीम नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार होते हैं या सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं।
क्योंकि सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। अहम बात यह है कि ये इत्तलात भी सामने आ रही है कि उम्मीदवारों के दस्तबरदार ना होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन से मुकाबला करेगी। इस हवाले से जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली की खबर के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार ना होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपोजिशन से सेनेट इलेक्शन में मुकाबला करने का फैसला किया है और मुकाबले की सूरत में अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के दरमियान 5 और 6 नशिस्तों का मुआहदा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दस्तबरदार ना होने की सूरत में इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। सारे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है खुर्रम ज़ीशान ने, जो कि इस वक्त नाराज अरकान की फहरिस्त में शामिल हैं और वो समझते हैं कि वर्कर्स को तरजीह देनी चाहिए। खुर्रम ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास हुआ, उसके एलामिये में ये कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जो 6 नाम दिए थे, कमेटी ने उन नामों की तौसीक की है और जो बाकी उम्मीदवार हैं उनसे ये कहा गया कि वो दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें आप समेत इरफान सलीम साहब और दीगर रहनुमा थे, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह बड़ी क्लियर है जी, कि ये पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि खान साहब का ये वाकई हुक्म है या नहीं है। और दूसरा, जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा आइडिया हमें है। इसमें पार्टी की अंदरूनी बातें मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये है कि अभी तक इस पे ऑफिशियली ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई ऐसी बात हुई। दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम पार्टी में हैं अगर, तो वो किसी नजरिए की वजह से हैं, किसी सोच किसी फिक्र की वजह से हैं। अगर वो सोच और वो नजरिए की नफी होती हुई हम कहीं देखेंगे तो हम तो उस पर अपना सर नहीं झुकाएंगे। सही, नजरिए वाली बात पे मैं आता हूं, लेकिन आप लोगों को क्यों ये महसूस होता है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल में ये नाम नहीं दिए? क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने आके ये बात कही, फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात कही, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वहाँ पर जो एडवोकेट ज़हीर बाबर साहब है वो भी मौजूद थे, तो उनकी बात को भी नहीं जुटाया जा सकता। फिर आप लोगों को क्यों ये शक है कि ये लिस्ट, ये नाम इमरान खान ने नहीं दिए हैं? शहजाद भाई, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अबाउट नेम्स। ये नामों की बात है ही नहीं। जाती तौर पे मुझे एक वोट भी ना दें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं कह रहा हूं कि मुझे एक वोट भी ना दें। बात यह है कि हम मिली भगत और गठजोड़, स्पेशली फिर उन लोगों से जिन लोगों से हमारा लीडर बात नहीं करता, आप उनसे मसलियतन जाके बैठ के बातें करें और सीटों पे एक दूसरे से तबादला करें, और वो भी पार्टी के नुकसान में। मतलब आपकी न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है, आप उससे उनसे कॉम्प्रोमाइज करें। पहली बात तो इखलाकियात भी कोई चीज होती है। आप क्यों उन लोगों से बात कर रहे हैं जब मेरा लीडर उनसे बात नहीं कर रहा? दूसरी बात, आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ पे? क्यों इस बात को जो है तो हम हमारे लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है, हरगिज नहीं है। और ये नामों की बात रही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। सेनेट वेनेट मामूली चीज है, कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर दस्तबरदार नहीं हो रहा तो सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हम बिला मुकाबला ये बंद कमरों की बंदर बांट को रिजेक्ट करते हैं। सही है, ये बिला मुकाबला वाली बात पे मैं आता हूं, लेकिन खुर्रम साहब ये बताइएगा कि किसी ना किसी ने तो नॉमिनेट करना है ना, चाहे आपको है, इरफान सलीम साहब को। अब मेरी नज़र से वो लेटर तो गुजरा है जो 15 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई चैप्टर ने लिखा, और वो गौहर साहब को भी दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को भी दिया गया कि इमरान खान से शेयर करें, और उन रिकमेंडेशंस में आपका नाम भी था, इरफान सलीम साहब का भी नाम था। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि वो लेटर इमरान खान तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ना सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई इमरान खान से, ना गौहर साहब की मुलाकात हो सकी। और फिर जो लिस्ट सामने आई उसमें मिर्ज़ा आफरीदी साहब का भी नाम था। तो लेकिन पार्टी की जो क़यादत इस वक्त बाहर है, जो जेल में नहीं है, उनमें से किसी ने नॉमिनेट किया आप लोगों को अभी तक कि ठीक है आप या इरफान सलीम भी उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए जी, मुझे पार्टी की बाहर की लीडरशिप क्या कहती है क्या नहीं कहती है, ठीक है हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन कुछ रेड लाइंस ऐसी हैं जो हम पार नहीं कर सकते। ठीक है, खान साहब का कहा हुआ हमारे लिए मुस्तनद है। बाकी कोई क्या समझता है क्या नहीं समझता, किसने रेकमेंड किया है किसने नहीं किया, अगर मेरी बात करें तो मुझे कोई रेकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, और मुझे कोई इसका शौक भी नहीं है। बात वही आ जाती है कि हमें हमारा बुनियादी उसूल जो है तो वो तय होना चाहिए कि क्या हमने रिवायती सियासत ही करनी है बाकी पार्टीज की तरह। तो अगर यही कुछ हमने करना है तो फिर मैं किसी और पार्टी में हूं या पीटीआई में हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है फिर। सही, तो आपका एतराज जो है वो इस बात पर है कि मिली भगत और गठजोड़ के जरिए जो ऑपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी, GOAF, उनसे समझौता करके क्यों ये कर रहे हैं? और आप ये भी समझते हैं कि ये समझौता ना होता तो ऑन मेरिट
आप लोग 6 से ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इन एडिशन एक ये भी हमें तय करना है कि क्या ये जो हमारे कौमी असेंबली हो गई, सेनेट हो गई, इस तरह के बाकी जो नुमाइंदों के हमारे ऐवान है, क्या हमने इनको ये करोड़पति अरबपति लोगों के क्लब्स ही बना के रखना है, या इनमें आम लोगों को भी कुछ नुमाइंदगी इनको देनी है, जिनके नाम पे यहाँ पर बैठ के सियासत की जाती है, तरह तरह से लोगों को हजार, कभी किसी लीडर के नाम पे, कभी किसी सियासी नारे के पीछे लगा के आप लोगों को उनके जज्बात को मजरू करते हैं बार बार। हमने यही करते रहना है या आम आदमी भी कहीं इस पे सामने आएगा? इट्स मच अबव। अब तो नजरिए से भी आगे बात, ये पाकिस्तान के आम शख्स और पाकिस्तान के सरमायादार अशराफिया और अवाम की बात है ये। सही। और इसमें जो नाम सर्कुलेट कर रहा है वो मिर्जा अफरीदी साहब का है, जिसमें कई लोगों को एतराज है। अब 2021 में वो डिप्टी चेयरमैन बने थे, पीटीआई के वोटों से बने थे, लेकिन फिर 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, 9 मई की मजम्मत की थी। अब उनको दोबारा टिकट दिया जा रहा है, तो ये फैसला किसका है फिर? कौन कर रहा है ये फैसला, जिसमें आप कह रहे हैं कि वर्कर्स को, जो नजरियाती वर्कर्स हैं उनको छोड़ के, आम आदमी को छोड़ के अरबपति लोगों को जो है टिकट दिया जा रहा है? कौन कर रहा है ये फैसला फिर? देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिटी के साथ ये बात वाजे कर दूं कि मिर्जा अफरीदी क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कैंडिडेट्स की लिस्ट में है, और मैं उन पे, उनकी जात के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इखलाकी तौर पे ये गलत है। दूसरी बात कि जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से चीजों को कंट्रोल कर रही है, एक सिंपल सी बात है, उस दिन मुलाकात होती है बैरिस्टर साहब की, जिनका नाम लिस्ट में ही नहीं था मुलाकातियों की, वो 1.5 घंटा जाके अंदर क्या क्या बताते रहे, क्या क्या बातें होती रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, वो अपनी टीम को लाना चाहते हैं। आगे इनके बहुत सारे इरादे हैं, तरमीम लानी है, हजार बातें इस तरह की होती है। तो ये तो इसमें बड़ा कोई वो ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने जो है तो लेकिन ये आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही है, तो ये बात अली अमीन गंडापुर साहब को, गौहर साहब को, सलमान अकबर राजा साहब को, बाकी आपकी लीडरशिप को समझ नहीं आ रही? जो बात आप समझ गए उनको नहीं समझ आ रही, ये कैसे मुमकिन है? जिनको समझ आ रही है उनको बोलना भी चाहिए, और जिनको समझ नहीं आ रही है तो फिर मुझे उनकी सादगी पे हैरानी है। होनी तो नहीं चाहिए इतनी सादगी, लेकिन जाहिर बात है कि मैं अपनी पार्टी पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा उस पे, लेकिन ये एक असूली हमारा मौक़िफ़ है और यही बात है। अच्छा, हमने अपने इंट्रो में एक ये खबर भी दी है, क्योंकि हमारे ज़राए और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब बने, और वो ये भी चाहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि ये बिला मुकाबला इंतखाब हो, क्योंकि उनको ये खदशा है कि 22-23 MPs जो हैं वो मुनहरफ हो सकते हैं, जिसमें पीटीआई का मजीद नुकसान होगा। 2 सेनेटर कम से कम पीटीआई के हाथ से निकल जाएंगे और शायद कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाए ऑपोजिशन की सपोर्ट से। क्या ऐसा मामला है? पार्टी में इतने 22-23 लोग हैं जो मुनहरफ हो सकते हैं, क्या ये खदशा है अली अमीन गंडापुर साहब को? जी बिल्कुल, उनको ये खदशा हो सकता है। जब पब्लिकली वो ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो कोई वजह नहीं है कि मैं तो MPs के साथ राब्ते में नहीं हूं। वो वजीर आला हैं, उन्होंने ये बात कही है तो कोई ना कोई उन तक खबर ऐसी पहुंची होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने पैसे पे बिकने वाले गद्दारों को अपनी सफों में शामिल रखना है या उनको एक्सपोज करना है? हमारी तो कोई इतनी बड़ी, मतलब 47 की असेंबली है सारी, ठीक है, उसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे तो कोई कानून साजी कर नहीं सकते। तो फिर हमें इस चीज का खौफ क्यों है कि 1-2 कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी? हमें एक्सपोज करना चाहिए जो लोग पैसे ले रहे हैं, जो इसका मजाक बना रहे हैं, जो सौदागरी कर रहे हैं इस चीज पे, हमें दोनों एक्सपोज करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि असूल की खातिर अगर कुछ MPs बिक जाते हैं, आपकी सेनेट में सीटें कम हो जाती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे बेजमीर लोगों को अपनी सफों में रखना क्यों चाहते हैं? एक्सपोज करें उनको। लेकिन खुर्रम साहब ये बताइएगा कि अब आप लोगों ने एक पोजीशन ली हुई, आप लोगों का ख्याल है कि इमरान खान ने ये बातें नहीं की हैं, लेकिन लेट्स सपोज कल अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ शो पे थे, अली मोहम्मद साहब ने कहा कि यार ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान जो नाम ना दें और बाहर आके कोई कह दे कि इमरान खान ने ये नाम दिए, क्योंकि कल को जो भी होगा सबको पता चल जाएगा, तो कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। लेकिन आप लोग इस अजम्पशन पे कि शायद ये इमरान खान ने नाम नहीं दिए, एक रिस्क लेने नहीं जा रहे, क्योंकि कल को अगर वाकई इमरान खान ने ये नाम दिए तो वो आपसे नाला होंगे कि पार्टी में आप लोगों ने एक डिफेक्शन क्रिएट करवा दी। वैसे ही वो कह चुके हैं कि देखें पब्लिकली आके ना पार्टी के अंदरूनी मसाइल डिस्कस करें।
मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं पब्लिक के अंदर एक इतने बड़े चैनल पे बैठ के मैं पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स को नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ अपना एक उसूली मौकिफ जो हमारा है, देखें खान साहब से हमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि खान साहब इस तरह की बात करेंगे, जितना हम खान साहब को जानते हैं। और जो होता रहा है उसके बाद इतना झूठ फितना वो फैल चुका है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल, हम लोग आम लोगों के लिए जिनका एक्सेस नहीं है, उन्हें ये इस बात का यकीन दिलाना जो हमें नजर आ रहा हो कि ये खान साहब की विजन से, उनकी सोच से, उनकी नजरिए से मैच नहीं कर रहा, तो हमें इसलिए नहीं है। और इट्स नॉट अबाउट मेरी जात के हवाले से नहीं है, सही, ये तो जात के हवाले से नहीं है, ये एक उसूल की बात। तो आज लास्ट डे था नाम विड्रॉ करने का, आप लोगों का ये फैसला है कि आप नाम नहीं विड्रॉ करेंगे, और फिर क्या होगा? क्योंकि इतलात तो ये है कि फिर पीटीआई जो है वो बिला मुकाबला नहीं, वो अपोजिशन से मुकाबला करेगी, और अगर कोई एमपीएस डिवाइड होते हैं, यानी कि वो आपको भी वोट देना चाहते हैं, वो दूसरे उम्मीदवारों को भी देना चाहते हैं, तो इसमें तो शायद नुकसान हो जाएगा आपका। तो फाइनल फैसला क्या किया आप लोगों ने? मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहूंगा कि मुझे एक वोट भी ना दें, आप एक वोट भी ना दे कोई एमपीए, दस्तबरदार नहीं होंगे। इलेक्शन होना चाहिए, बिला मुकाबला हमें कबूल नहीं, बगैर लड़े मैदान नहीं छोड़ना चाहिए पीटीआई को, ये हमारा मौक़िफ़ है। सही है। और आप ये कह रहे हैं कि इतने नंबर्स हैं कि आप 6 की बजाय 7 सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले तो हर पार्टी दावा भी करती है, बात भी करती है, ठीक है। हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो हमें ये कहती है कि हमारी सीट्स ज्यादा होनी चाहिए। अब जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा, ज़ाहिर शो ऑफ हैंड तो इसमें है नहीं, पता तो चलता नहीं है, सीक्रेट बैलेट है, ये तो आखिरी दिन पता चलेगा। तो लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप हार की वजह से पहले से ही कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाएं। पीटीआई के सफों में एक ये भी कंसर्न है कि जैसे आप हो गए या फिर इरफान सलीम साहब, जो कि वर्कर्स से ज्यादा मिलते हैं, मुलाकातों में होते हैं, राब्ते में होते हैं, उनकी पार्टी को जरूरत है, खासतौर पे जब इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया हुआ है तो वर्कर्स को निकालना होगा, सपोर्टर्स को निकालना होगा। तो इसलिए वो उनकी राय ये है कि आप जैसे लोगों को, इरफान सलीम साहब को टिकट मिलना चाहिए, अगर ना मिला तो शायद पार्टी को नुकसान हो। तो अगर आप लोगों को पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या वाकई ऐसा होगा कि जो वर्कर्स सपोर्टर्स आप लोगों से राब्ते में है वो एहतजाजी तहरीक के लिए आप उनको नहीं निकालेंगे? क्या होगा मामला? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बात यह है कि ये सीट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैं दिल से और बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं इसको अपने ऊपर एक बोझ समझता हूं, ठीक है। मैंने कभी इसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। खान साहब ने खुद से ही जो है तो फोन करवा दिया था गंडापुर साहब से कि खुर्रम को जो है तो इलेक्शन लड़वाएं। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी लोग निकल रहे हैं, इरफान सलीम के लिए पेशावर में लोग निकले, मेरे लिए आज क्वार्ट में भी अभी मुझ तक कुछ विजुअल्स आए हैं, कुछ वीडियोस आए हैं, लोग निकले हैं। और हम इस जो लोगों, जो हमारे वर्कर्स का ये जो पैशन है, ये जो जज्बा है, हम इसको चैनलाइज करेंगे तहरीक की तरफ, खान साहब की तहरीक की तरफ, उनकी आजादी की जो तहरीक है, हम उसकी तरफ चैनल। और ये तहरीक आपकी पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ ही है, और उन्हीं से अब आपकी लीडरशिप जो है वो समझौता करी। कल कसरत राय से ये फैसला हुआ कि बिला मुकाबला होगा। तो ये फैसला फिर क्यों कर रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो जिन पार्टीज के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है उनसे समझौता कैसे कर लेंगे? तो फिर ये कौन कर रहा है फैसला और क्यों कर रहे हैं? ये तो जी जो फैसला कर रहे हैं ये क्वेश्चन उनसे बनता है ना, मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं। मुझ तक तो ये फैसला पहुंचा है तो मैं तो इस पे अपने असूल पे खड़ा हूं कि हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए। अब जो ये फैसला कर रहे हैं ये उनसे क्वेश्चन बनता है, जरूर करना चाहिए। आप किसके कहने पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मसलियत है आपकी, क्या आपके दिल में खौफ है, क्या खदशात है, आई डोंट नो। जिन्होंने कर रहे जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे, दो टोक बात कर रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए, हम दस्तबरदार नहीं होंगे, बेशक हमें एक वोट भी ना दें लेकिन लड़ेंगे, और सेनेट का इलेक्शन होना ज़रूरी है, बुला मुकाबला मुंतखब नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस की जानिब से हुकूमत पर तनकीद के अलावा भारतीय मीडिया के कुछ आज़ाद आवाज़ें समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय सहाफ़ी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मोदी हुकूमत की मुसलसल खामोशी और अमरीका को सख्त जवाब देने पर सवालात उठा रहे हैं, मगर अभी तक भारतीय हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर के दावों की ना वाज़े चैलेंज किया गया है, ना दो टोक लफ्ज़ों में उन दावों की तरदीद की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें भारत को सिफारती सियासी और इंफॉर्मेशन के महज पर तो शिकस्त हुई थी, लेकिन जंगी महज पर भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी तरदीद मुमकिन नहीं है। बल्कि भारत की फौजी क़यादत खुद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय तैयारों की तबाही का कई बार एतराफ़ कर चुकी है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 रफ़ेल, एक Su-30, एक मिराज, एक MiG-29 और एक UAV मार गिराने की तस्दीक की थी,
जिसके बाद जंगबंदी के अगले ही रोज भारतीय फिजाइया के डीजी ऑपरेशन AK भारती ने भारतीय तैयारे गिरने का बिलवास्ता एतराफ कर लिया था। Losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. उसके बाद भारत के सीनियर तरीन फौजी जनरल, भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने का एतराफ करते हुए कहा था कि तैयारे गिरना ज्यादा अहम नहीं है, ज्यादा अहम ये बात है कि तैयारे क्यों गिरे। The incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. जबकि इस हवाले से 10 जून को सबसे अहम एतराफ इंडोनेशिया में भारत के दिफाई इताशी की जानिब से सामने आया, जब कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार में यह एतराफ किया कि मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि इंडिया के बहुत सारे तैयारे खोए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमने चंद तैयारे जरूर खोए और ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की इस पाबंदी की वजह से हुआ था जिसमें पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और फिजाई दिफाई पर हमला ना करने का कहा गया था। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. भारतीय दिफाई इताशी के इस एतराफ के बाद मोदी हुकूमत को भारत के अंदर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय हुकूमत अपने दिफाई इताशी के बयान की वजाहत करने पर मजबूर हो गए, मगर उस वक्त तक भारत की अपनी साख और बिलखसूस रफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी डेसॉल्ट की साख का जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। और फिर ये खबरें भी सामने आई कि फ्रांसीसी हुकूमत भारत से रफेल तैयारों की फ्लीट से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहती है, मगर भारतीय हुकूमत मुकम्मल तफसीलात देने से कतरा रही थी। दिलचस्प बात यह कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 5 तैयारों की तबाही की बात की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने 30 मई को ही यह एतराफ़ कर लिया था कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। एक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ऑफिशियल और फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी मुतअद्दिद रफेल तैयारे गिरने की तस्दीक की। रॉयटर्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट में भी इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई, और 3 रोज पहले द इकोनॉमिस्ट ने भी गैर मुल्की फौजी हुकाम के हवाले से भारत के 5 तैयारे गिरने की खबर दी, मगर मोदी हुकूमत अभी तक इनकारी है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर खामोश है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। FBI को वसी इख्तियारात देने और फाइनेंस एक्ट में नए टैक्स कवानीन के खिलाफ पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आज इस हवाले से कराची और लाहौर में ताजिर तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई और कई मार्केटें बंद रखी गई, मगर कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात के बाद ताजिरों की सबसे बड़ी तंजीम FPCCI ने हुकूमत को अपने मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 1 महीने तक की मोहलत देते हुए हड़ताल मौखिर कर दी थी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर की जानिब से यह कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने सेक्शन 37A और 37B के तहत FBR को गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने के इख्तियारात देने समेत
दीगर मुतनाज़ा शिकों को वापस लेने की यकीन दहानी करवाई है। मगर दूसरी तरफ कराची और लाहौर चैम्बर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें हुकूमत की ज़बानी यकीन दहानियों पर यकीन नहीं है, तहरीरी यकीन दहानी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि कल होने वाले इजलास में तमाम मुतालबात पर बाहमी मुशावरत से तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, जो जल्द वज़ीर-ए-आज़म को मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। ये पूरा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर खान। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, ताजिर कम्युनिटी ने आज जो है हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन कल आपसे मीटिंग के बाद FPCCI ने तो ये फैसला किया कि क्योंकि आपने एक वर्बल यकीन दहानी करवाई है कि मामलात को डिस्कस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनके जो शिकवे हैं उनको दूर किया जाएगा, तो वो तो पीछे हट गए हड़ताल से। लेकिन कराची चैम्बर और लाहौर चैम्बर ने अपनी हड़ताल आज जारी रखी और हमने देखा कि कराची और लाहौर में आज पूरी मार्केट्स तो नहीं बनती, लेकिन कुछ मार्केट से बंद थी। अब एक तो ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इन बॉडीज़ में तकसीम नज़र आ रही है, और दूसरा कि क्या आपने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी करवाई है कि सेल्स एक्ट की जिन शिकों पे उनको एतराज़ है, क्या उनको वापस ले लिया जाएगा? जी शहजाद, थैंक यू वेरी मच। हमारी कल एक बहुत डिटेल्ड मीटिंग हुई और ये मीटिंग उस ओरिजिनल कमेटी का फैसला था जो कोई 3-4 दिन पहले मिली थी, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, और उनकी सारों की बात सुनी तमाम चैम्बर्स की, और तमाम चैम्बर्स की ख्वाहिश के मुताबिक ये कमेटी बनाई। एंड आई वाज ऑनर्ड बाय ऑल द चैम्बर्स कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो उन्होंने हमें 30 डेज दिए कि जी हमारे ग्रीवेंसेस को 30 डेज के अंदर अंदर आप रिजॉल्व कर लें। बट हमने मुनासिब समझा कि अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं तो 30 डेज क्यों इंतजार करें। हमने 3-4 दिन के बाद वो मीटिंग कर दी, जो कल मीटिंग हुई। वो 4 घंटे की मीटिंग थी और उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में 6 डिमांड्स थी। तमाम चैम्बर्स उधर मौजूद थे और बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, यहाँ तक कि कुछ 6-7 दफ़ा डेस्क थम्पिंग हुई और बड़े एमिकेबल माहौल में हुई। और जितनी जितनी डिमांड थी 1 बाय 1 हमने आउटसाइड कंसल्टेंट्स भी बुलाए हुए थे, आउटसाइड लॉयर्स भी बुलाए हुए थे। हम FPCCI का और चैम्बर्स का व्यू पूछते थे, हम आउटसाइड लॉयर्स और टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा करते थे और फिर FBR से मशवरा करते थे, और सब मिलके एक म्यूचुअल कॉन्सेंट के बाद एक प्रपोजल तैयार करते थे कि जी ये प्रपोजल्स हम तैयार करके प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि उनको मुझ पर ट्रस्ट था, मैं इन बॉडी से पहले एज मेंबर एज रेवेन्यू मिनिस्टर डील कर चुका था, लिहाजा वो और इन राइटिंग देने की ना वहाँ बात हुई और ना उन्होंने कोई डिमांड किया, बिकॉज वो समझते थे कि ये अभी प्रपोजल्स हैं, सारों के कॉन्सेंट के साथ हुई हैं, म्यूचुअली अग्री हुई है, और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ इंशाल्लाह डिस्कस होके और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये अप्रूवल की पूरी कोशिश करके और हम वापस आएंगे और फिर उनको एक फॉर्मली तौर पे हम प्रेजेंट करेंगे। ये जो स्ट्राइक हुई है इसमें देखिए लाहौर चैम्बर भी मौजूद थे कल, और कराची चैम्बर ने तो बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। उसमें जावेद बिलवानी साहब थे, मेरा बड़ा रिस्पेक्ट है उनका, और जुबैर मोतीवाला थे, बड़ा रिस्पेक्टेड बड़े ट्रेड बॉडी के मेंबर्स रहे हैं हमेशा जी। और मैं तो बड़ा हैरान था कि उन्होंने ये क्यों कॉल की। बाद में उनका मुझे फोन आया और कल रात को बड़ा उन्होंने अपोलोजाइज किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमने अपनी कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक सिंबॉलिक स्ट्राइक की है, और हमें मालूम है कि ये आपने जो प्रपोजल्स कल दी हैं ये दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, और हम किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आपसे माजरत चाहते हैं, बट हमारी कम्युनिटी चाहती थी। कराची चैम्बर के ओहदेदारों ने आपसे माजरत की है इस पर? जी, मुझे अपोलोजाइज किया कि जी आपके साथ इतनी अच्छी मीटिंग हुई है और इतने अच्छे माहौल में हुई है, और आपने हमारे सारे के सारे इश्यूज को थ्रेडबेयर डिस्कस किया है और उसके सॉल्यूशंस निकाले हैं हमारी एग्रीमेंट के साथ। तो ये स्ट्राइक बनती नहीं थी, बट क्योंकि राइटिंग में आप नहीं दे सके, ना ही हमने उस वक्त मांगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं एक सिंबॉलिक। अच्छा हारून साहब, आप जरा इन शिकों पे बात कर लेते हैं जिस पे एतराज था, जिसमें सेक्शन 37A 37B ऑफ सेल्स एक्ट है, जिसमें एक ये डिबेट चल रही है जब से ये एक तो जब ये एक्ट जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद
जो सेनेट की कमेटी है या नेशनल असेंबली कमेटी है उसमें भी इस पर बड़ा शोर मचा, पॉलिटिशियंस ने शोर मचाया, फिर उसमें कुछ तब्दीलियां की गई। अब हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है कि हम तो सेफ गार्ड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी डाली जो कि बिजनेस कम्युनिटी या ताजरों को सेफ गार्ड करेगी, लेकिन ये समझते हैं कि नहीं, इससे जो है खतरात बढ़ेंगे और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्या हकीकत है और बिजनेस कम्युनिटी को क्या यकीन दहानी करवाई इसमें, क्या इसको रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, नेशनल असेंबली में ये बिल पास होने से पहले ये क्लॉज प्राइम मिनिस्टर की अटेंशन पे आई थी और उन्होंने अगले दिन भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा इसी दिन, आज के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बिठाया और चेयरमैन एफबीआर को बिठाया और उन्होंने कहा कि ये रिजॉल्व करें और क्लैरिफाई करें। 15 मिनट के अंदर चेयरमैन एफबीआर ने और फाइनेंस मिनिस्टर और मैंने उसके अंदर जो भी शक व शुबात थे वो निकाले और फिर हमने दोनों पार्लियामेंट हाउसेस में वो प्रेजेंट किए और वो अप्रूव हुए। इसमें बेसिकली ये है कि पहले तो एक ओपन किस्म की पावर थी एफबीआर के पास कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ 7 लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग और एंड चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं और मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर बुला के अगर उसको शक हो, इंक्वायरी में शक हो तो अरेस्ट कर सकता था। ये 30 जून से पहले की बात थी। 1 जुलाई को अब ये हो गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक इंक्वायरी कर सकता है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अगर वो समझता है कि ये फ्रॉड या अरेस्ट मांगता है तो फिर वो ना कमिश्नर उधर का कुछ कर सकता है ना चीफ कमिश्नर। ही हैज टू सेंड इट टू एफबीआर हेडक्वार्टर्स। वहां एफबीआर चेयरमैन एक कमेटी 3 मेंबर एफबीआर की बनाएगा और वो कमेटी फैसला करेगी बाय मेजॉरिटी कि ये अरेस्ट करना चाहिए नहीं या नहीं। अच्छा, इसके ऊपर कल हमने इनको बना दिया है कि अगर किसी किस्म की किसी को ग्रीवेंस है तो हर 15 दिन में एक कमेटी बन जाएगी जो एड्रेस करेगी कि कोई किसी के साथ इस फ्रॉड के चक्कर में अरेस्ट केस ज्यादती तो नहीं होगी, जिसमें एफपीसीसीआई का नुमाइंदा होगा, जिसमें उस कंसर्न चेंबर का नुमाइंदा होगा, जिसके अंदर कंप्लेनेंट होगा, जिसके अंदर इंडस्ट्री का नुमाइंदा होगा, जिसके अंदर एक नुमाइंदा एफबीआर का होगा। तो ये तो कल बिल्कुल फैसला हो गया। उसके अंदर एक और क्लॉज आई थी, वो सब रूल 9 था, जिसके अंदर इन्होंने इसको बाईपास करके कहा था कि अगर उनको डर हो कि 3 हेयरिंग्स में कोई आए ना और उनको डर हो कि कोई भाग ना जाए फ्रॉड करके, तो उसको वो जज के पास जज का ऑर्डर लेके उसको पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर कल बड़ी बहस हुई और ये हमने एफबीआर से भी पूछा। उन्होंने कहा हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर देंगे बिकॉज देयर आफ्टर फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस। उनको बिल्कुल पता है कि कारोबारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ये फेक इनवॉइसेस नहीं करते। ये फेक इनवॉइसेस की माफियाज होती हैं, उसके पीछे पूरे गैंग होते हैं और वो इस तरह काम करके भाग जाते हैं। बट हमने कहा कि आप इस जो सब रूल 9 है इसको निकाल दें। तो पहली कोशिश ये होगी कि ये सब रूल 9 को जो ओवरराइड करता है इस सारी चीज को, जो हमने जिसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं, इसको निकाल ही दें। अगर वो ना निकाला गया तो उसके अंदर ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा देंगे कि बगैर एफबीआर हेडक्वार्टर की इजाजत के अरेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। फिर देखिए, पहली कोशिश तो ये होगी कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसी क्लॉजेस डाल दी जाएं जिस तरह रूल 8 में डाली हैं 7-8 लेयर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि उसके ऊपर डाल दें। देखें, ये सारी 9 जो है ना, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ ए जज, ये जज की अप्रूवल के बाद ये करते हैं। इनके पास, एफबीआर के पास कोई अथॉरिटी नहीं। बट ये इत्मीनान दिलाने के लिए कि आज तो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, प्रो बिजनेस है, प्रो इंडस्ट्री है, कल को कोई और आते हैं और उसको मिसयूज करते हैं, उसके लिए ये सारी डिस्कशन हुई है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि तरमीम ना की जाए एक्ट में और उसके बगैर एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे रूल्स और क्लॉजेस डाली जाएं कि ये मिसयूज ना हो। ठीक है, इसके अलावा भी वो सेटिस्फाइड थे। आप कह रहे सेटिस्फाइड थे। सेक्शन 21S जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर की होती है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। इस हवाले से ताजर बरादरी हम देखते हैं पहले भी अवॉइड करना चाहते हैं कि वो चेक के थ्रू बैंकिंग चैनल्स को नहीं इस्तेमाल करते। तो एक तो इनका एतराज समझ नहीं आता, लेकिन अब जो आप लोगों ने अमेंडमेंट किए, क्या उस पर वो मान गए हैं या इसको आप तब्दील करने जा रहे हैं? देखिए, अच्छी बात कल की ये थी कि हमने हर चीज थॉरली डिस्कस की। उसके अंदर एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया और चेंबर्स का भी लिया
और फिर मैंने एक रास्ता निकाला बीच में से। मैंने वी हैव टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू कलेक्शन ऑल्सो। अब आपने बड़ा सही कहा कि वी ऑल आर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और मुझे बड़ी खुशी हुई कल सुन के कि तमाम चेंबर्स ने कहा कि जी वी आर ऑल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो डॉक्यूमेंटेड लोगों के ऊपर ही बोझ आता है ना। तो इस पे किसी को कोई डाउट नहीं था कि वी हैव टू अल्टीमेटली हैव डॉक्यूमेंटेशन। हाउएवर देयर कंसर्न वाज कि सडनली 30 जून को आप अलाउ करते थे कि किसी के अकाउंट में अगर कोई बायर है वो डालता है पैसे कैश के, करोड़ों रुपए डालता है, तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, और सडनली 1 जुलाई को आप 2 लाख की लिमिट लगाएं तो इसको फेज आउट करें। तो हमने वो 3 साल का पीरियड दे दिया है, और वो 2 लाख को पहले साल में जो प्रपोजल बनाई है वो 2 लाख की नहीं होगी, वो 25 लाख की है, और एड बैक 50% नहीं होगा एक्सपेंस का, एड बैक सिर्फ 20% होगा, और ये फेज आउट होगा 3 सालों में, जो सारों ने एग्री किया और क्लैपिंग हुई, क्योंकि दोनों साइड चाहती थी कि डॉक्यूमेंटेशन हो। तो ये क्लॉज तो इस तरह हमने प्रपोज की है। सही, आप कह रहे हैं 2 लाख की जो लिमिट थी उसको 25 लाख कर दिया। अब हमने प्रपोजल ये दी है कि पहले साल में वो लिमिट 25 लाख हो जाएगी, ठीक है, और उसको फेज आउट करेंगे। लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर अगले साल 15 16 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उसमें तो इस बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन अब आपके ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस पर मान जाएगी? क्योंकि देखें, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी ने ये बात की कि हम जो है चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन से नहीं डरते, लेकिन ये फैक्ट है कि वो घबराते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं ताकि वो सिस्टम का हिस्सा ना बने। तो आप क्यों उन पर इतना एतमाद कर रहे हैं कि वाकई वो इसके हक में है कि डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं है वो? हाँ, पहली बात तो यह है कि जो पहली मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें कोई चीज डिटेल में डिस्कस नहीं हुई थी, और इसीलिए यह कमेटी बनाई गई थी कि अब इस कमेटी ने डिटेल में डिस्कशन करनी है। दूसरी बात यह है कि तमाम चेंबर्स वहां बैठे हुए थे, गुजरावाला, सियालकोट, यहाँ तक के सरहद के, फाटा के, कोयटा के, कराची के, तो तमाम के से मशवरा करके एक क्लॉज जब बनाई गई है। कुछ गिव एंड टेक बहुत ज्यादा हुई, कुछ उन्होंने रिलैक्सेशन शो की, कुछ एफबीआर ने रिलैक्सेशन शो की, क्योंकि रास्ता निकालना है जी। हम डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं बट कारोबार भी चलाना चाहते हैं ना, कारोबार का पहिया भी बंद नहीं हो सकता ना। किसी दुनिया में ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बट ये नहीं होती कि एक रात को डॉक्यूमेंटेशन नहीं और अगली रात को शुरू हो जाएगी। सो उसको हमने एक टाइम पीरियड दिया। हम तो काफी सालों से, काफी दिहाइयों से कोशिश कर रहे हैं, अब होपफुली फेज आउट करके इसको इंप्लीमेंट कर लें, क्योंकि हमेशा यही एक डेडलॉक आ जाता है कि इसको फेज वाइज करें और फिर वो इंप्लीमेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक आईएमएफ का बजट था, आईएमएफ को तो एतराज नहीं होगा जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं, जो नए प्रपोजल्स आपने दिए हैं, दोनों चीजों के हवाले से? देखिए, आईएमएफ का बजट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये पाकिस्तान का बजट था, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में है, इसलिए आईएमएफ को हक हासिल था कि वो ऐसी क्लॉजेस देखे ताकि उनका प्रोग्राम जो है वो महफूज रहे। नेचुरली कुछ ऐसी चीज जिसके ऊपर उनको शक हो या ख्याल हो कि रेवेन्यू में इम्प्लीकेशन होगी, वो हमसे जरूर जवाब मांगेंगे, बट इसके अंदर तो रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ही कोई नहीं है। तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला सबको ये खुश होना चाहिए कि ताजिर बरादरी ने होल हार्टेडली ये फैसला किया है कि हमने डॉक्यूमेंट होना ही होना है। लेट्स स्टार्ट इट नाउ but go in phases. So I think that is a great breakthrough yesterday. सही, क्योंकि मैं हारून साहब, एक और मामला हम देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी के पास ऑब्वियसली एक ये मौका होता है कि वो इकट्ठे होकर एहतजाज करें, स्ट्राइक की कॉल दें, तो वो दबाव डालने पे हुकूमतों पे माजी में भी कामयाब रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं सैलरीड क्लास जो अब 500 अरब या 590 अरब रुपए तक का टैक्स देगी, उनकी कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई उनका फोरम नहीं है जिस पे वो आवाज़ उठा सकें। और हम देख रहे हैं कि एक तो टैक्स भी उनका हर साल बढ़ जाता है, और एक और मसला, क्योंकि आप खुद रेवेन्यू साइड पर हैं, शायद आपकी नॉलेज में ये हो कि अब जो सैलरी क्लास है उन पर भी काफ़ी दबाव बढ़ रहा है, नोटिस उनको दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पे वक्त पे नहीं करती है तो नोटिस जो है वो एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉयज़ को आ रहे हैं। और मसला ये है कि उनके जवाब देने के बावजूद नोटिस से उनका सिलसिला बंद नहीं हो रहा और ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं। आई डोंट नो आपकी नॉलेज में ये है नहीं है, लेकिन इसको देखना ज़रूरी है इस वक्त। देखिए, पहली बात तो यह है कि सैलरी क्लास को ब्रेक मिली है इस साल, इस बजट में थोड़ी मिली है, बट क्योंकि हम एक प्रोग्राम में हैं और हमारा जितना भी
फायदा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होने की वजह से, वो फायदा हम पास ऑन नहीं कर सके बिकॉज हमारी कंडीशन IMF की प्राइमरी सरप्लस की कंडीशन है, और प्राइमरी सरप्लस में आप रेवेन्यू कम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला जैसे हम इस प्रोग्राम से निकलेंगे तो जो हमारी फिस्कल डेफिसिट की इतनी अच्छी बेहतरीन अभी सिचुएशन है उससे हम ये सारा पास ऑन कर सकेंगे। दूसरी बात ये देखें, दुनिया के टैक्स कलेक्शन अदारे जो हैं वो पॉपुलर कभी भी नहीं होते, और दुनिया में टैक्स कलेक्शन में नोटिस आते हैं। तो नोटिस आना तो है, ये तो कोई जुर्म नहीं है। हाँ, अनफेयर नोटिस आना और नोटिस के बाद हरासमेंट करना वो सही चीज नहीं है, और उसी सिलसिले में ये हमने अरेस्ट में कमेटी बनाई है, और एक 40B का भी इनका इशू था, उसके अंदर भी हमने एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर 2 मेंबर्स होंगे बिजनेस कम्युनिटी के और 2 FBR के होंगे, और किसी के ऊपर भी ये सुपरवाइज क्लियरेंस जो होती है 40B, अगर वो समझता है कि गलत लगी है तो वो उस कमेटी को एड्रेस कर सकता है, और किसी के ऊपर 40B लगा के अगर हरासमेंट होगी वो भी इसको एड्रेस कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि FBR चेयरमैन कल बहुत ही एक अच्छे माहौल में उन्होंने ये चीजें उनकी मानी है, और ये हम इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे और उसको मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। जहां तक IMF का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें की जाती हैं ताकि इन्फोर्समेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मेजर्स रेवेन्यू बढ़ाने में काम देंगे, बिकॉज आप अगर आपने इतनी सख्ती की तो एक तो इकोनॉमी का पहिया बंद हो जाएगा, और दूसरा जो डॉक्यूमेंटेड लोग भी है ना, ये सख्ती को देख के ये अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ चले जाएंगे, और ये एक प्रॉपर बैलेंस रखना होता है आपने दोनों चीजों के अंदर, और हमने वो बैलेंस रखा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर ये हम बैठे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका फाइनल जो नोटिस है वो भी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हारून अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।